एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी टीचिंग रिक्रूटमेंट यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टीचर्स की कुछ वैकेंसीज निकाली है। तो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी वाले बच्चों का प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन जो कि 50 नंबर का आप लोगों से पूछा जाएगा, वो हम यहाँ पर कवर करें। पीआरटी वाले बच्चों का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, तो उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक है। और जो टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सीरीज चल रही है। कौन सा सेक्शन की मैं बात कर रही हूँ? प्रोफेशनल एबिलिटी, जो कि 50 नंबर की आप लोगों से पूछी जाएगी। और टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों को यहाँ पर बताना चाहूंगी कि उनके लिए ये लास्ट क्लास रहेगी, क्योंकि साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे मैं इंक्लूड कर चुकी हूँ। और सोशियोलॉजी का ये लास्ट टॉपिक रहेगा। फिलॉसफी और सोशियोलॉजी हम बिल्कुल डिटेल में कर चुके हैं। साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक थे बिल्कुल डिटेल वीडियोज मैंने बना रखी है। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मैंने सारी की सारी वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दी है। विद एमसीक्यूज है सारी की सारी वीडियो। तो ये नहीं कहिएगा कि मैडम आप एमसीक्यूज भी करवा दीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो के साथ, हर टॉपिक के साथ मैंने एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं। लगभग 20 एमसीक्यूज आपको हर वीडियो के साथ मिल जाएंगे, हर टॉपिक के साथ मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का टॉपिक बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। डेमोक्रेसी होती क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, डेमोक्रेसी की जो मेन फॉर्म्स है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या रहेंगी, एजुकेशन और डेमोक्रेसी का आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है उसको भी समझेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का? तो देखिए, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो डेमोक्रेसी शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक वर्ड से बना है। कौन सी? दो शब्दों के मेल से बना है। एक है डेमोस जिसका मतलब है पीपल, और दूसरा है क्रेटोस, भी हो सकता है या क्रेटिक भी हो सकता है, ठीक है, जिसका मतलब है पावर। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पावर ऑफ द पीपल, या कह सकते हैं रूल बाय द पीपल, यानी कि जनता का शासन, ठीक है। किसकी पावर, किसकी है? लोगों की है। किसके द्वारा शासन किया जा रहा है? लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो लिटरल मीनिंग क्या हो गया डेमोक्रेसी का? पावर ऑफ द पीपल या पावर ऑफ द पब्लिक, ठीक है। यानी कि किसकी पावर है? लोगों की पावर है। अब हम बोलते हैं कि भाई हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारा देश लोकतंत्र है, ठीक है। तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि भाई सभी लोग तो पावर में आ नहीं सकते कि सारे के सारे। तो जो जनता है वो कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके, इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करके भेजती है ताकि वो लोग शासन कर सके। तो इनडायरेक्टली पावर किसकी है? लोगों की है, क्योंकि जनता ने उनको चूज किया है, जनता ने उनको इलेक्ट किया है। डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, ठीक है। कॉमनली अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की तो क्या है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल कलेक्टिवली, यानी कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है, क्योंकि जनता ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है ताकि वो शासन कर सके। तो इनडायरेक्टली हम किसकी बात करें, किसकी पावर है? सुप्रीम पावर किसके पास है? जनता के पास है, ठीक। इसके बाद बात करेंगे डेमोक्रेसी की तीन मेजर फॉर्म्स है। कौन कौन सी मेजर फॉर्म्स है? यानी कि डेमोक्रेसी को तीन तरीकों से इंटरप्रेट किया जाता है। कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इन तीनों को ही वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है कि भाई लोगों का शासन लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चूज किया गया, यानी कि शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। जितने भी नागरिक हैं वो चुनाव में भाग लेकर राज्य के कार्यों में हिस्सेदारी करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? सभी नागरिक चुनाव में भाग लेकर राज्य के कार्यों में हिस्सेदारी करते हैं। मतलब सरकार किसकी है? जनता के द्वारा लोगों को इलेक्ट किया गया है। इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगी? पावर लाइज विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि पावर किसके पास है? जो भी जनता के द्वारा लोगों को इलेक्ट किया गया है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर आए हैं उनके पास पावर है। किसी एक सिंगल रूलर या ग्रुप के पास पावर नहीं है। इनकी शक्ति एक शासक या छोटे समूह के पास नहीं है, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके पास, प्रतिनिधियों के पास होती है, जनता के द्वारा जिनको इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। इसका मतलब है कि भाई हर सिटीजन को वोट करने का अधिकार है। ईच वोट हैज इक्वल वैल्यू, हर वोट का इक्वल वैल्यू है। चाहे कोई बहुत ही इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, चाहे बहुत हायर क्लास से आ रहा हो, चाहे कोई भिखारी हो, मैं हूं, कोई और हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति का, मतलब हर एक व्यक्ति का जो वोट है वो इक्वल वेटेज रखता है। कोई किसी प्रकार का वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, चाहे वो बहुत बड़ा व्यक्ति हो या बहुत छोटे लेवल से आया हो। तो हर एक के वोट का इक्वल वेटेज रहेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सभी समान है, किसी के साथ कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर कोई भी
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एट एवरी लेवल, यानी कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही हर स्तर पर होगी। अब जब हम बात करते हैं पावर की, तो पावर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास नहीं है, पावर शेयर हो रही है, ठीक है। तो पावर शेयर होती है तो उसमें हम तीन पिलर्स की बात करते हैं, तीन मेजर पिलर्स, कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। और एक चौथा पिलर भी हम बात करते हैं जिसमें प्रेस या हम मीडिया को काउंट करते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव कौन सी होती है? यानी कि जो नियम वगैरह बनाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट जो एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी मतलब जो भी कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं होता तो वहां पर जुडिशरी होती है, ठीक है। और उसके बाद चौथा पिलर क्या है? प्रेस या हम मीडिया, मास मीडिया को काउंट करते हैं, ठीक है। तो हर लेवल पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई हर स्तर पर जवाबदेही होगी। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, उसको जनता को जवाब देना होगा, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी हर लेवल पर रहेगी। चेंज थ्रू पीपल्स विल, यानी कि जो सत्ता का परिवर्तन है वो जनता की इच्छाओं और मूल्यों के परिवर्तन से संभव होगा। यानी कि पावर, जो पॉलिटिकल पावर है, वो चेंज होती रहेगी, स्टैटिक नहीं रहेगी। जनता को लगेगा कि भाई ये वाली गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करी, तो जब भी इलेक्शन होंगे तो दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो सत्ता परिवर्तन होता रहेगा, यानी कि जो भी वैल्यूज और पब्लिक ओपिनियन चेंज होगा उसके आधार पर पॉलिटिकल चेंजेस भी होते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सोशल डेमोक्रेसी, यानी कि इसमें हम सोशल लेवल पर बात करेंगे, सामाजिक लोकतंत्र की बात करेंगे। ये किस पर? ये जो डेमोक्रेसी की फॉर्म है, इक्वलिटी और सोशल जस्टिस पर इंपसाइज करती है, ठीक है। यानी कि समानता और सामाजिक न्याय की बात की गई। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति, रंग, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भी कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी और सोशल जस्टिस की बात की गई है सोशल डेमोक्रेसी में। किसको प्रमोट करती है? अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए सिटीजन्स के बीच में, यानी कि समानता, सहिष्णुता, परस्पर सम्मान की भावना को बढ़ावा देती है कौन? सोशल डेमोक्रेसी। इट इज अ वे ऑफ लाइफ दैट प्रमोट्स फ्रीडम ऑफ थॉट एंड अ स्पिरिट ऑफ एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज, मतलब ये एक जीवन शैली है जो विचारों की स्वतंत्रता और समायोजन की भावना को अपनाती है। यानी कि आपके थॉट्स में फ्रीडम होनी चाहिए कि भाई आप क्या सोच रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, तो वहां पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, आप अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता, ठीक है। थॉट्स में फ्रीडम की बात की गई है। उस समाज में किस तरह से एडजस्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, समायोजन की भावना का विकास हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वलिटी मेंटेन करने की कोशिश की जाए कि भाई सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है सोशल डेमोक्रेसी। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि भाई जो इकोनॉमिक स्फीयर है, ठीक है, यानी कि जो आर्थिक संसाधन है वहां पर सभी लोगों को समान इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। आर्थिक संसाधनों में सभी को समान अवसर प्रदान करना, ठीक है। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है कि भी जो आर्थिक, जो इकोनॉमिक स्फीयर है वहां पर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। इट इंश्योर्स, ये जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है ये क्या इंश्योर करती है कि भी वेल्थ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सोसाइटी का कोई भी सेक्शन इससे वंचित नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ कोई भेदभाव हो जाए, ठीक है। इट रिड्यूसेस द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, यानी कि जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है, यानी कि जो गैप है उसको रिड्यूस करता है और पॉवर्टी को इलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है कि गरीबी का उन्मूलन किया जा सके। In economic democracy, basic needs like food, shelter, clothing, education and employment are seen as right for all, यानी कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में देखा जाता है कि जो बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और रोजगार का सभी को अधिकार माना जाता है कि भाई ये सभी को मिलने चाहिए। तो इसमें इंश्योर किया जाता है कि ये सभी के लिए अवेलेबल है कि नहीं। द फोकस इज ऑन वेलफेयर पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल, यानी कि इसमें फोकस किस पर रहता है? वेलफेयर पॉलिसी, जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं और आम जनता की आर्थिक भागीदारी क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन क्या है कॉमन लोगों का, उस चीज पर फोकस किया जाता है कि भी सभी को इकोनॉमिक स्फीयर में इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो डेमोक्रेसी की ये तीन मेजर टाइप्स हम कह सकते हैं या फॉर्म हम कह सकते हैं, या डेमोक्रेसी को तीन तरीकों से इंटरप्रेट किया जाता है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तीनों को ही हमने वन बाय वन समझ लिया है।
अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्रिंसिपल्स क्या क्या रहेंगे, लोकतंत्र के सिद्धांत क्या क्या है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो क्या है, फ्रीडम। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता। फ्रीडम इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रीडम क्या है, डेमोक्रेसी की सोल है। इट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, बिलीफ, फेथ एंड मूवमेंट। एवरी पर्सन मस्ट हैव द लिबर्टी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड ग्रो इन ऑल पॉसिबल वेज। फ्रीडम का मतलब है कि भाई आपके थॉट्स में फ्रीडम होनी चाहिए, आपकी स्पीच, बिलीफ, फेथ, मूवमेंट, वहां पर फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और आवागमन की स्वतंत्रता को सम्मिलित करती है। जब हम प्रियम्बल देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो प्रियम्बल है उसमें फ्रीडम की जगह लिबर्टी वर्ड का यूज किया गया है। तो उसमें 5 तरह की लिबर्टी की बात की गई है, आगे मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी, ठीक है। तो एवरी पर्सन मस्ट हैव द लिबर्टी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, यानी कि हर व्यक्ति को अपने आप को अभिव्यक्त करने का और हर संभव तरीके से विकास करने की आजादी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और अपने आप को ग्रो कर सके। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इक्वलिटी, समानता की बात की गई है। डेमोक्रेसी इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रीजन, लैंग्वेज, पॉलिटिकल व्यू और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। यानी कि डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि भी सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए, किसी के साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रीजन, लैंग्वेज, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है बंधुता। फ्रेटर्निटी किसको प्रमोट करती है, ब्रदरहुड और सेंस ऑफ यूनिटी अमंग ऑल सिटीजन्स, यानी कि सभी नागरिकों में भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एवरीवन इज रिस्पेक्टेड एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन और कम्युनिटी, यानी कि किसी को भी, हर एक व्यक्ति को उसके धर्म या समुदाय के आधार पर नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में उसको सम्मान दिया जाना चाहिए, एज ए ह्यूमन बीइंग उसको रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये किसको इंक्रेज करती है, ग्रुप लिविंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कॉपरेशन को इंक्रेज करती है, यानी कि सामूहिक जीवन, पारस्परिक सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देती है, क्या, फ्रेटर्निटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जस्टिस, न्याय। जस्टिस इज द फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए जस्टिस एक फाउंडेशन का काम करता है। ये क्या इंश्योर करता है, फेयरनेस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्पेयर्स, यानी कि 3 लेवल पर जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पर, जैसे कि हमने 3 लेवल पर डेमोक्रेसी की बात की थी, ठीक है। एवरी सिटीजन गेट्स इक्वल लीगल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर और जेंडर, यानी कि रंग, कास्ट, कलर और जेंडर के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि प्रत्येक नागरिक को जाति, रंग, लिंग के भेदभाव के बिना समान कानूनी अधिकार और अवसर दिए जाने चाहिए, ठीक है। इक्वल लीगल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज उनको दी जानी चाहिए, कोई किसी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे प्रियम्बल। देखिए हमारा जो प्रियम्बल है वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये एक फ्रेज है। कई बार फ्रेज का मतलब ही पूछ लिया जाता है कि हम भारत के लोग। ये फ्रेज क्या कहता है कि जो अल्टीमेट पावर है वो सिटीजन्स के पास है, यानी कि सर्वोच्च शक्ति भारत के नागरिकों के पास है। प्रियम्बल क्या डिफाइन करता है कि इंडिया एक सोवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है जो इंश्योर करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को, ठीक है, फ्रेटर्निटी को। जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो 3 तरह की जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जो कि हमने डेमोक्रेसी की 3 मेजर फॉर्म्स देखी थी। उसी तरह से 3 लेवल पर जस्टिस की बात की गई है। लिबर्टी की अगर हम बात करें तो 5 तरह की लिबर्टी की बात की गई है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स में लिबर्टी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप में लिबर्टी होनी चाहिए। 5 तरह की फ्रीडम, 5 तरह की लिबर्टी की बात की गई है। इक्वलिटी, समानता की बात करें तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, स्थिति और अवसरों की समानता होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी क्या कहती है, टू मेंटेन इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल डिग्निटी एंड नेशनल यूनिटी, यानी कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। भाईचारे की भावना होनी चाहिए, बंधुता की भावना होनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ प्रियम्बल से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे लिबर्टी की बात करें तो कितने तरह की लिबर्टी की बात की गई, जस्टिस कितने लेवल पर जस्टिस की बात की गई है, ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जब हम बात करते हैं तो जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सारी की सारी किसमें आ जाएंगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे। ट्रू डेमोक्रेसी क्या होती है कि भाई ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि ये लोगों के दिलों में बसता है और उनके एटीट्यूड और बिहेवियर से झलकता
लगता है। ठीक है, तो क्या क्या डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो मेन डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या क्या रहेंगी, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। जैसे रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना, टॉलरेंस, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ठीक है, मिडल पाथ, मध्यम मार्ग को अपनाना है। फेथ इन पीसफुल मेथड, जो शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास होना चाहिए। फेथ इन चेंज, चेंज थ्रू परसुएशन, यानी कि समझा बुझाकर बदलाव लाना। सोशल सर्विसेज, इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोग्रेस, गुड सिटीजनशिप, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड कोऑपरेटिव लिविंग, ये सारी क्या है डेमोक्रेटिक वैल्यूज में आ जाएगी। इसके बाद बात करेंगे नीड ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है, तो देखिए एजुकेशन और डेमोक्रेसी का जो रिलेशनशिप है वो फंक्शनल रिलेशनशिप है, उनमें सक्रिय संबंध है, एक डीप रिलेशनशिप है एजुकेशन और डेमोक्रेसी के बीच। क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो आइसोलेशन में हो नहीं सकती। जितने भी ये प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वो बच्चों में अगर आप इनकलकेट करना चाहते हैं तो वो विदाउट एजुकेशन के पॉसिबल नहीं है। बिना एजुकेशन के, एजुकेशन से दूर रहकर कैसे बच्चों में इनकलकेशन हो सकता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी कांट एग्जिस्ट विदाउट एजुकेशन, यानी कि बिना एजुकेशन के डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक तरह से जो डेमोक्रेसी है वो आउटकम है एजुकेशन का। ठीक है, परिणाम है एजुकेशन का। तो आवश्यकता क्यों है, वाई एजुकेशन इज नीडेड इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में शिक्षा क्यों आवश्यक है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज हैव इंटर्ड द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि जितने भी लोकतांत्रिक सिद्धांत और मूल्य हैं अब शिक्षा के क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को इनकलकेट एजुकेशन के थ्रू ही किया जा सकता है। एजुकेशन क्या करती है, रैशनल थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉलरेंस, कॉपरेशन को डेवलप करती है। डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन इज इनकम्प्लीट एंड कंट्राडिक्टरी। भाई बिना एजुकेशन के, हमने बताया ना कि डेमोक्रेसी आइसोलेशन में नहीं हो सकती, बिना एजुकेशन के डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जितने भी एजुकेशन में प्रोग्रेसिव ट्रेंड्स होते हैं, यानी कि शिक्षा में जितनी भी प्रगतिशील प्रवृत्तियां हैं, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को ग्लोबली स्ट्रॉन्ग करती है, स्ट्रेंथन करती है, यानी कि विश्व भर में लोकतंत्र को मजबूत करती है। क्या करती है, जितने भी एजुकेशन में प्रोग्रेसिव ट्रेंड्स होते हैं उनके द्वारा ही डेमोक्रेसी को ग्लोबल लेवल पर स्ट्रेंथन किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन। वो हमने प्रिंसिपल्स किसके देखे थे, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स। ये क्या है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन के प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे। भाई लोकतांत्रिक शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या होंगे, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। किसी के साथ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, बैकग्राउंड के आधार पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर ना बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, तो मैं सिर्फ रीड आउट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं, वो आप एक बार रीडिंग भी लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन, वेलफेयर फॉर ऑल, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि हर लर्नर क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, एडल्ट एजुकेशन होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, कम्युनिटी सेंटर्ड एजुकेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग, इंडिविजुअल अटेंशन, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, पॉलिटिकल ट्रेनिंग, कंसल्टेशन स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स पर्सनैलिटी, एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा यहाँ पर भी आप रीड आउट कर सकते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, ये सारे क्या है डेमोक्रेटिक एजुकेशन के प्रिंसिपल्स है। एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा बिल्कुल तसल्ली से, बहुत ही सिंपल बातें यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, अब बात करेंगे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की। अब डेमोक्रेसी और एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी और एजुकेशन को कनेक्ट करते हुए अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एल्डस हक्सले की, तो वो क्या कहते हैं कि भाई अगर आपका एम लिबर्टी और डेमोक्रेसी है तो सबसे पहले आपको लोगों को क्या करना है, मतलब लोगों को स्वतंत्र रहने, बीइंग फ्री एंड गवर्निंग देमसेल्व्स, यानी कि आर्ट ऑफ बीइंग फ्री, किस तरह से फ्री रहना है, फ्रीडम क्या है उसकी आर्ट आपको सिखानी होगी, किस तरह से स्वयं को शासित करना, वो चीजें आपको सिखानी होगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में क्या कहा गया है डेमोक्रेसी और एजुकेशन के बारे में, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यानी कि किसके द्वारा ये जो कमीशन था कब आया था, 1948-49 में आया था। इसके जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर राधा कृष्णन थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन क्या कहता है कि भाई एजुकेशन एक ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, किसके लिए, सोशल इमेंसिपेशन के लिए, यानी कि सामाजिक मुक्ति के लिए एक ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशन, जिसके द्वारा डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जा सकता है और लोगों के बीच इक्वलिटी को, यानी कि समानता को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी और एजुकेशन की, तो भाई जो
डेमोक्रेसी है वो एजुकेशन के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करेगी, चाहे वो एम्स हो, करिकुलम हो, टीचिंग मेथड हो, टीचर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्कूल हो, ठीक है, तो इन डिसिप्लिन हो, इन सबको इन्फ्लुएंस करेगी। तो किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगी उसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि डेमोक्रेसी इमेंसली इन्फ्लुएंस करेगी एम्स ऑफ एजुकेशन इन द फॉलोइंग वे। कैसे करेगी? डेवलप रिस्पॉन्सिबल मेंबरशिप इन होम एंड सोसाइटी, यानी कि घर और समाज के जिम्मेदार सदस्य बनाना। भाई जो भी लोग हैं वो जिम्मेदार बने, किसके प्रति? सोसाइटी के प्रति भी और अपने घर के प्रति भी। लव, कॉपरेशन और रिकॉन्सिलिएशन को प्रमोट करेगी। बिल्ड वोकेशनल प्रोफेशनल एफिशिएंसी एंड इथिक्स, यानी कि वोकेशनल प्रोफेशनल एफिशिएंसी को बिल्ड करेगी। प्रॉपर यूज ऑफ लेजर, यानी कि जो आपका अवकाश का टाइम है, जो आपका खाली समय है, उसको किस तरह से यूज करना है उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ डेवलपमेंट, ट्रेनिंग इन डिसिप्लिन एंड लीडरशिप थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि डिसिप्लिन और लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी किसके थ्रू? को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होना चाहिए। करेक्टर बिल्डिंग, सेल्फ डिसिप्लिन की भी बात की गई, यानी कि चरित्र निर्माण और आत्मनुशासन। इसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर ए एल मुदालियर। कब आया था? 1952-53 में कमीशन बैठाया गया था, ठीक है। इसके चेयरपर्सन मुदालियर थे। उनके अकॉर्डिंग क्या एम्स बताए गए हैं? डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेवलपमेंट ऑफ वर्दी इंटरेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स, थिंकिंग पावर, सोशल आउटलुक, ठीक है। इन सबका डेवलपमेंट होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अकॉर्डिंग। इसके बाद बात करेंगे करिकुलम की। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो करिकुलम चाइल्ड सेंटर और एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। की प्रिंसिपल्स क्या क्या रहेंगे? जर्नल करिकुलम होना चाहिए, ब्रॉड बेस्ड एंड डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक होना चाहिए, नीड एंड इन्वायरमेंट बेस्ड होना चाहिए, वोकेशनली रेलिवेंट होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, एक्टिविटी ओरिएंटेड और लाइफ सेंट्रिक होना चाहिए, सेक्युलर इन नेचर होना चाहिए, फोकस्ड ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो ऑल राउंड डेवलपमेंट पर फोकस करे। इसके बाद बात करेंगे डेमोक्रेसी एंड टीचर। भाई टीचर कैसा होना चाहिए? तो देखिए टीचर क्या करता है? बच्चों को टीच करता है, ठीक है। तो टीचर में वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक आइडियल्स और वैल्यूज टीचर में होनी चाहिए, तभी वो बच्चों में इनकलकेट कर सकता है, प्रमोट कर सकता है बच्चों को इस चीज के लिए। क्योंकि टीचर में अगर वो सारी चीजें नहीं है, लेकिन टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है कि भाई ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो बच्चे नहीं सीखेंगे, क्योंकि बच्चे टीचर के एटीट्यूड से ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो टीचर प्रमोट्स डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड वैल्यूज को प्रमोट करे, लेकिन उसके व्यवहार में भी वो सारी चीजें झलकनी चाहिए, ताकि बच्चे, क्योंकि बच्चे टीचर के एटीट्यूड से वो सारी चीजें सीखते हैं। टीचर फ्रेंडली, लविंग, गाइडिंग नेचर वाला होना चाहिए, ऑथोरिटेरियन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेवलप्स इमोशनल बॉन्ड्स एंड डिसिप्लिन थ्रू बिहेवियर। भाई टीचर का बिहेवियर ही बहुत अच्छा होगा तो बच्चे वहां से बहुत सारी चीजें पकड़ते हैं, मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को बताया। तो इमोशनल बॉन्ड और डिसिप्लिन को प्रमोट करे अपने व्यवहार के थ्रू। कोलाबरेट्स विद पेरेंट्स एंड सोसाइटी, पेरेंट्स और सोसाइटी के साथ कोलाबरेट करे। एकेडमिकली कॉम्पिटेंट एंड मोरली साउंड, यानी कि शैक्षणिक रूप से सक्षम और नैतिक रूप से सशक्त बनाए, इस तरह का होना चाहिए। रोल मॉडल के रूप में होना चाहिए फ्यूचर डेमोक्रेटिक सिटीजन्स के लिए। टीचर में वो सारी डेमोक्रेटिक आइडियाज और वैल्यूज झलकनी चाहिए, तभी वो बच्चों में वो सारी चीजें इनकलकेट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड्स की बात की गई। लर्निंग बाय डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, सेल्फ लर्निंग, डिस्कशन मेथड, इस तरह के टीचिंग मेथड्स यूज किए जाने चाहिए। चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड्स होने चाहिए। इसके बाद डिसिप्लिन की बात करें तो जो डिसिप्लिन है वो डेमोक्रेटिक एजुकेशन के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन थ्रू इन्फ्लुएंस, मतलब डिसिप्लिन प्रभाव के माध्यम से होना चाहिए, पनिशमेंट के द्वारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे डेमोक्रेसी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। भाई डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो जो स्कूल का प्रशासन है वो कैसा होना चाहिए? तो उसमें टीम स्पिरिट और कॉपरेशन पर वो आधारित होना चाहिए, इस तरह की भावना उसमें होनी चाहिए। हेडमास्टर, टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ सारे मिलकर काम करें, ठीक है। टीचर्स को अपने काम के लिए फ्रीडम होनी चाहिए और साथ ही अच्छे काम के लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। जो स्कूल एक्टिविटीज है उनकी डेमोक्रेटिक प्लानिंग की जानी चाहिए। टाइम टू टाइम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड किया जाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। स्कूल जो है कम्युनिटी की तरह काम करे, ठीक है, इस तरह का होना चाहिए। अब ये पूरा का पूरा टॉपिक, मतलब जो एजुकेशन और डेमोक्रेसी बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैंने इंक्लूड किए हैं। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन।
द टर्म डेमोक्रेसी इज डेराइव्ड फ्रॉम विच टू ग्रीक वर्ड्स, यानी कि डेमोक्रेसी कौन से दो ग्रीक शब्दों से निकला है? डेमो और क्राटिया, डेमोस एंड क्रेटोस, डेमा एंड क्राटो, डेमिया एंड क्राटोस। ठीक है, तो बिल्कुल देखो यहाँ पर पजल करने वाली सिचुएशन है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, कहीं पर सी है कहीं पर के है। ठीक है, तो कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? डेमोस और क्रेटोस। क्रेटोस की जगह क्रेटिक भी था, ठीक है, क्रेटोस भी कह सकते हैं या क्रेटिक भी हो सकता है। ठीक है, who defined democracy as government of the people by the people and for the people। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? अब्राहम लिंकन के द्वारा इस तरह से डेमोक्रेसी को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज बेस्ट डिस्क्राइब, मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इनमें से किस तरह से बेस्ट डिस्क्राइब करेंगे? रूल ऑफ रिलीजियस लीडर्स, रूल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, रूल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, रूल ऑफ मोनार्च। ठीक है, तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? रूल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी कि इनमें से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं होगी? इक्वल वोटिंग राइट्स, पावर रिमेन्स विद वन रूलर, अकाउंटेबिलिटी एट एवरी लेवल, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। तो कौन सी नहीं है भाई? एक व्यक्ति के पास पावर नहीं होती, ठीक है, एक रूलर के पास पावर नहीं होती पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सोशल डेमोक्रेसी विच एलिमेंट इज इम्फसाइज द मोस्ट? सोशल डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो इनमें से किस एलिमेंट पर आप सबसे ज्यादा इम्फसाइज करेंगे? वेल्थ एक्यूमुलेशन, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल कंपटीशन, मार्केट इकोनॉमी। तो किस पर फोकस करेंगे? इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, भाई सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सही तरीके से डिफाइन करती है? पावर इज सेंट्रलाइज्ड इन गवर्नमेंट, equal access to wealth generation and economic participation, only poor benefit from production, only businessmen hold power। तो बिल्कुल आपको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में हम वेल्थ की बात करते हैं कि वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल एक्सेस टू वेल्थ जनरेशन एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है इनमें से कौन सा जो है उसका प्रिंसिपल नहीं है? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सुप्रीमेसी। तो ये हमने सारे के सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सुप्रीमेसी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंसिडर द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी? बैकबोन क्या रहेगी डेमोक्रेसी की? वेल्थ, कास्ट, एजुकेशन या रिलीजन? तो क्या होगा? एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का की प्रिंसिपल क्या होगा? डिक्टेटरशिप, सेंसरशिप, इक्वलिटी, इनइक्वलिटी। तो क्या होगा? इक्वलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज डिसिप्लिन शुड बी, मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अनुसार डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? इम्पोज थ्रू फियर, बेस्ड ऑन पनिशमेंट, सेल्फ इम्पोज्ड एंड कोऑपरेटिव अवॉइडेड। तो कैसा होना चाहिए? सेल्फ इम्पोज्ड और कोऑपरेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? हु सेड इफ योर एम इज लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी यू मस्ट टीच पीपल द आर्ट ऑफ बीइंग फ्री एंड गवर्निंग देमसेल्व्स। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था? जब मैंने आप लोगों को एजुकेशन और डेमोक्रेसी की बात की थी, तो अलग अलग लोगों ने डेमोक्रेसी और एजुकेशन को अपने अपने तरीके से कनेक्ट किया। तो ये लाइन किसके द्वारा बताई गई है कि भाई आप लिबर्टी और डेमोक्रेसी चाहते हैं तो आपको लोगों को पहले फ्री कैसे रहना है और अपने आप को किस तरह से शासित करना है, उसकी कला आप लोगों को उसको सिखानी होगी। तो किसके द्वारा कहा गया है? एल्डस हक्सले के द्वारा। ये स्लाइड में मैंने इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन एम्फसाइज डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक फीलिंग अमंग सिटीजंस थ्रू एजुकेशन? भाई किस कमीशन में एम्फसाइज किया गया है कि बच्चों में डेमोक्रेटिक फीलिंग्स को डेवलप किया जाना चाहिए एजुकेशन के थ्रू? तो किसमें कहा गया है? ये एक एजुकेशन का एम बताया गया है। तो कहां पढ़ा था हमने? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन। तो किस कमीशन में बात की गई है? यानी कि जो हमने एम्स पढ़े थे एजुकेशन के, वहां पर मुदालियर कमीशन, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई बच्चों में डेमोक्रेटिक फीलिंग्स का डेवलप किया जाना चाहिए एजुकेशन के थ्रू। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक करिकुलम? ठीक है, यानी कि इनमें से डेमोक्रेटिक करिकुलम का एक फीचर नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिविटी सेंटर्ड, रोट मेमोराइजेशन, नीड बेस्ड लर्निंग। तो कौन सा नहीं होगा? रोट मेमोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुटेड टू डेमोक्रेटिक एजुकेशन? भाई जब हम डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड बेस्ट होगा? ऑथोरिटेटिव,
रोट मेथड, डिस्कशन मेथड, कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो कौन सा होगा? डिस्कशन, यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड थी उसकी हमने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, आइए देखते हैं। इन डेमोक्रेटिक सेटअप अ टीचर शुड एक्ट एज, भाई जब डेमोक्रेटिक सेटअप की हम बात करते हैं तो टीचर किस तरह से एक्ट करे? अ स्ट्रिक्ट ऑफिसर, अ कमांडर, अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, अ साइलेंट ऑब्जर्वर। तो कैसा होना चाहिए? फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड की तरह टीचर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी? तो किस तरह का रिलेशनशिप है एजुकेशन और डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी कम्स बिफोर एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन आर अनरिलेटेड, एजुकेशन स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, एजुकेशन वीकन्स डेमोक्रेसी। तो एजुकेशन और डेमोक्रेसी का जो रिलेशनशिप है वो फंक्शनल है, यानी कि एजुकेशन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है, वीक नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेमोक्रेटिकली एडमिनिस्ट्रेड स्कूल, यानी कि जो डेमोक्रेटिकली एडमिनिस्ट्रेड स्कूल होता है उसकी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स इनमें से होगी? ठीक है, डिसीजंस मेड ओनली बाय हेडमास्टर, टीचर एंड स्टूडेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन डिसीजंस, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इन प्लानिंग, पनिशमेंट बेस्ड मैनेजमेंट। तो क्या होगी कि भाई जब हम डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं स्कूल में, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हेडमास्टर है, मतलब प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उन सभी का प्लानिंग जो भी की जा रही है तो उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक आइडियल ऑथोरिटी इन एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन, भाई जब डेमोक्रेटिक आइडियल्स की हम बात करते हैं तो एजुकेशन में ऑथोरिटी किस पर बेस्ड होनी चाहिए? पावर एंड कंट्रोल, वेल्थ एंड स्टेटस, एक्सपर्टाइज एंड ट्रस्ट, स्ट्रिक्ट हायरार्की। तो किस पर बेस्ड होनी चाहिए ऑथोरिटी? एक्सपर्टाइज और ट्रस्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि टॉपिक हमने किया है, टॉपिक में से ही क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, क्योंकि टॉपिक आप समझ लेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे। और मैं भी बिल्कुल वही सोच कर चल रही हूँ कि टॉपिक हमने किया है तो बिल्कुल सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन, यानी कि इनमें से डेमोक्रेटिक एजुकेशन का कौन सा प्रिंसिपल नहीं होगा, मतलब कौन सा नहीं है प्रिंसिपल? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यूनिफॉर्मिटी फॉर ऑल, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग। तो देखिए चाइल्ड सेंटर लर्निंग, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। कौन सा नहीं है? यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन स्टूडेंट्स, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट के थ्रू हम कहेंगे कि भाई इनके द्वारा बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है? किसके थ्रू किया जा सकता है? रिसाइटिंग लॉस, मेमोराइजिंग टेक्स्ट बुक्स, पार्टिसिपेशन इन स्कूल पार्लियामेंट एंड डिस्कशंस, पैसिव लिसनिंग इन क्लास। ठीक है, तो किसके थ्रू? भाई जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, जो यानी कि स्कूल में जो भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, वहां पर आप पार्टिसिपेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उसके थ्रू बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप होती हैं, प्रमोट होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए मैंने प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन स्टार्ट किया था, उसकी सीरीज स्टार्ट की थी, वो आज कंप्लीट होती है, क्योंकि फिलॉसफी और सोशियोलॉजी का पूरा पोर्शन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, और साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 50 नंबर में से आपका कुछ मिस हो पाएगा, जबकि आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। जितनी भी वीडियोस मैंने इंक्लूड की है वो सारी की सारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो पीआरटी वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ एक वीडियोस में डालूंगी, और उसके बाद हमारा जो नेट वाली सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, यूजीसी नेट इन एजुकेशन, उन बच्चों के लिए सीरीज में स्टार्ट करूंगी। स्टार्ट कर ही रखी है, बीच में ड्रॉप कर दी थी आप लोगों की वजह से, तो उस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों के लिए क्वालिटेटिव कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई कमेंट जरूर किया करो।